हेलो फ्यूचर के टॉपर्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात की थी बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस पर, और डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों इसको छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपका कल को एग्ज़ाम है और आप आज ये वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली इस टॉपिक को कर लेना, तो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलना ही मिलना है। हमने पूरा डिस्कस कर लिया था, सारे के सारे फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट डिफेक्ट कर लिए थे हमने पूरे। अब बात, हमने 10 के 10 पॉइंट इसमें डिस्कशन कर लिए थे। हमने फिर बात की फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने दोनों तरह के फैक्टर कर लिए हैं डिस्कस, माइक्रो फैक्टर और मैक्रो फैक्टर्स, और एक शॉर्टकट भी बताया था मैंने दोस्तों आपको। तो अब बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के ऊपर। क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? तो एनईपी के अंदर आती हैं तीन चीज़ें: लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। आई होप आपने पहले कभी ये सुना हो, नहीं सुना तो चलिए आज सुन लीजिए। लिबरलाइजेशन होता क्या है? It is the process under which license are removed and all kind of government restriction come to an। लिबरलाइजेशन का आपको शॉर्ट फॉर्म में बात बताऊं जिससे कि आपको समझ आए। इसके अंदर किया था लाइसेंस को एबोलिश्ड, यानी लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म किया था इसके अंदर। और फ्री, और इसके फीचर्स बताते हैं क्या क्या हुआ था। लाइसेंस एंड हुए थे, नो रिस्ट्रिक्शन, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्री हो गया था वहाँ पर। कोई रेस्ट्रिक्शन, फ्री से मतलब है मेरा वहाँ पर कोई बैरियर्स बैरियर्स नहीं थे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में। और जो टैक्स रेट थे वो कम कर दिए गए थे, और प्राइस फिक्सिंग वो फ्रीडम हो गई थी। वहाँ पर आप कुछ भी प्राइस रख सकते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं था कि मोनोपोली होती है या आप जो एक आदमी ने कह दिया वही प्राइस रखो, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर आपकी जो मर्जी है वो प्राइस रख सकते थे, और अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, जो आपकी मर्ज़ी वो कर सकते हैं आप। यहाँ पर सारे के सारे लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था लिबरलाइजेशन के अंदर। तो चलिए, ये तो हुआ लिबरलाइजेशन। आई होप आपको समझ आ चुका है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, प्राइवेटाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग मोर कंट्रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेटाइजेशन होता है यानी प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा कंट्रोल देना, पब्लिक सेक्टर का कम कर देना, यानी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर कर देना। एक तरीके से ये समझिए, पब्लिक सेक्टर का शेयर जो है वो कम कर देना और प्राइवेट सेक्टर का शेयर ज़्यादा कर देना। तो चलिए फीचर्स पढ़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंजॉयज मोर पावर, यानी प्राइवेट सेक्टर जो है उनको पावर ज़्यादा मिलती है। मोर देन 51% ऑफ शेयर कम्स इन हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में 51%, 50% से ज़्यादा शेयर आ जाता है, यानी 51% से ज़्यादा शेयर आ जाता है तो बन जाती है एक होल्डिंग कंपनी। इसमें ये बताया गया है। थर्ड आता है एवरीथिंग बिकम स्टैंडर्डाइज बट एक्सपेंसिव। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से जब प्राइवेट सेक्टर हुकूमत में आ जाएगा, यानी प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा चलेगी, तो हर चीज़ स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, डाइवर्सिफाइड हो जाएगी, इनोवेटिव हो जाएगी। लेकिन उसमें एक चीज़ जो आएगा, नुकसान जो आएगा, हो जाएगा एक्सपेंसिव होने का। जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो एक्सपेंसिव तो होनी ही होनी है, डेफिनेटली एक्सपेंसिव होनी है, क्योंकि उनको सैलरीज वगैरह देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, और चीज़ तो अच्छी प्रोवाइड करनी है, और क्विक डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें होनी है। फोर्थ पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब, जैसे कि मैंने आपको बताया, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा जब प्राइवेट के हाथ में सारा कुछ चला जाएगा। तो वो क्या चाहेगा, वो तो चाहेगा कि अपनी रेपुटेशन अच्छी हो। तो वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी इफेक्टिव स्टाफ को बुला लेकर आएगा वहाँ पर। अकाउंटेंट, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब चीज़ें जो होंगी ये कैसे होंगी, बेस्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे अपने काम में। हाईली स्किल्ड स्टाफ, जो भी बात मैंने आपको बता दी है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे ग्लोबलाइजेशन पर। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन सबको एक जगह लेकर आना, इंटीग्रेट करना, ये होता है ग्लोबलाइजेशन। तो इसका फीचर्स आपको मैं बताता हूँ। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द नेशन। इस ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो हो सकता है। आप कहीं भी कुछ भी भेज सकते हैं, कहीं भी, नेशन टू नेशन। और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल में भी ऐसे ही कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का भी आप फ्री फ्लो कर सकते हैं। और इसके अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी को एबोलिश कर दिया गया था। तो ये थी ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों, ये तो हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर जो बताना चाहिए था। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट रहा बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर? सबसे पहला, इंक्रीज इन कंपटीशन। जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ, अब तो क्या होना है,
अब देखिए जब वहाँ से सारे के सारे टैरिफ बैरियर्स हटा दिए, फ्री रेस्ट्रिक्शंस हो गई, मेरा मतलब है फ्री हो गया, रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल हटा हटा दी, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, तो आपका गुड कहाँ, आपका जो प्रोडक्ट हो वो कहाँ पर compete करेगा, इंटरनेशनल मार्केट में compete करेगा। जब वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो कंपटीशन तो उसको सामने से मिलना ही मिलना है। ये इसमें चलिए हो चुका है। सेकंड आते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जब फ्री फ्लो ऑफ गुड हो जाएगा, आप इंटरनेशनली ट्रेड करेंगे तो आपके पास क्या आएंगे, तो दोस्तों आपके पास आएगी टेक्नोलॉजी हाई लेवल की, हाई लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजीज आएगी। जो टेक्नोलॉजीज आप वो यूज़ कर रहे हैं, जो जो आपके फॉरेनर्स यूज़ कर रहे हैं, वही आप भी यूज़ कर सकोगे, क्योंकि आप भी उस मार्केट के अंदर स्टैंड करोगे, compete करोगे। थर्ड पॉइंट, मोर अपॉर्चुनिटीज डेवलप। जब आप फॉरेन मार्केट में ट्रेड करोगे एनईपी की हेल्प, एनईपी की वजह से जब आप फॉरेन मार्केट में आ ही चुके हैं, तो आप क्या, आपके पास क्या आएगा, रिटर्न में क्या आएगा, जब आप अपना प्रोडक्ट वहाँ सेल करोगे तो क्या आएगा आपके पास, फॉरेन रिजर्व आपका जनरेट होगा, आप फॉरेन करेंसी में डील कर सकेंगे, आपकी फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा तो आपका अकाउंट वगैरह बढ़ेगा, और इससे जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, हमारी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो अच्छी होगी, और आपको भी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। फोर्थ पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट मिलेंगे तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कहाँ जाएगा, वो एक पीक पर चला जाएगा दोस्तों। चेंज इन कस्टमर टेस्ट। जब जब आपका जो कस्टमर है, आपका लोकल कंपनी, आपका लोकल कंट्री का जो कस्टमर है, वो एडवांस चीज़ें लेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी में खेलेगा, आपको एडवांस प्रोडक्ट देखेगा वो, तो उसका भी तो टेस्ट चेंज होगा ना, उसकी भी तो प्रेफरेंस नहीं आएगी ना, वो भी तो डिमांड करेगा नई चीज़ की। वही इसके अंदर बात बताइए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डिफ़िकल्टी फॉर स्मॉल कंपनीज। जब हर तरह का आदमी आएगा, हर तरह का इंसान, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे टॉप की एमएनसी हो, वो compete करेगी आपस में, एक दूसरे के साथ compete करेगी। तो जो स्मॉल स्केल वाले होंगे ना, जो स्मॉल फैक्ट्रीज होंगी, स्मॉल कंपनीज होंगी, वो बेचारी पीछे रह जाएंगी, उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा कंपटीशन में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होना ज़रूरी डेफिनेटली है। जब प्राइवेटाइजेशन होगा, एनईपी के अंदर प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा, पब्लिक सेक्टर जाएगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा, तो प्राइवेट सेक्टर क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि एफिशिएंट स्टाफ हो। और जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट में तो कुछ भी करके रिश्वत वगैरह का हिसाब होता है, प्राइवेट में नहीं होता। प्राइवेट में आपको सैलरी तो भले ही कम मिलेगी, सैलरी आपकी 20 से 25 हज़ार के बीच में रहने वाली है, लेकिन डेफिनेटली आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाएगा, ये हो जाएगा वहाँ से। अब गवर्नमेंट का तो फ़ायदा ये होता है, 70-80 हज़ार तनख्वाह होती है, लेकिन वहाँ पर वो जॉब अचीव करना, वो टारगेट अचीव करना मुश्किल होता है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है उसके लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज़। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, आप अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे, आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी, और वहाँ से आपको क्या मिलेगा, वो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, फॉरेनर्स आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप फॉरेनर्स का प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो क्या होगी, हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वही बात इसमें, जब हम फॉरेनर्स को देखेंगे, उनकी स्टाइल्स देखेंगे, क्या उनका स्टाइल है, किस तरह वो अपनी बिल्डिंग्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, उसी तरह हम भी फिर इंडियंस जो होंगे वो डेवलप करेंगे। हमारे हमारे जो इंजीनियर्स होंगे वहाँ से पढ़कर वापस आएंगे, तो वो हमारे देश में जाके डेवलपमेंट करेंगे। वही बात इसके अंदर बताइए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब हमारा प्रोडक्ट, हमारे जो, जैसे कि आप जानते हैं हमारे इंडियंस जो हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं अपने काम में, लेकिन जब वो लोग आकर देखेंगे, वो देखेंगे हमारा स्टाफ इतना अच्छा है, हमारे पास एफिशिएंसी इतनी है, हमारे पास लेबर वर्कफोर्स इतनी अच्छी है, तो उसका रिटर्न में क्या करेंगे, वो लोग फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई करेंगे हमारे देश में, अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे क्या होगा, ग्रोथ होगी, प्रॉफिट अचीव हो, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, और हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व जो, फॉरेन रिजर्व जो होगी वो ग्रो करेगी, उससे हमारी जीडीपी पर कैपिटा इनकम ये सब चीज़ें ग्रो करेंगी। तो दोस्तों यही था पूरा चैप्टर, यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो दोबारा दोबारा रिपीट करके देखिए वीडियो को, आई होप आपको डेफिनेटली समझ आएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स।